जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी को और करें अपने टेट व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दी। यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुँचा दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 इससे प्रीवियस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 7 से हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ, एक बार से क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर करिएगा। चैप्टर नंबर क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1 से आपका क्वेश्चन है जहाँ पर सदिश राशि अदिश राशि के बारे में आप डिस्कस करते हैं। दो सदिश राशि आपके सामने रखी हुई है, -2i + 3j + k, और ये रखा हुआ है i + 2j - 4k। इनके बीच का एंगल आप लोगों को निकालना है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को रोक दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कमेंट करिएगा अपने आंसर को, देन आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन या पूरा डिटेल देखिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं आपको ऐड हो जाना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं, उसका सॉल्यूशन आता है, कोई डाउट आता है तो उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके आप ग्रुप से भी ऐड हो जाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। आप स्टूडेंट का ही ग्रुप बनाकर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos θ = a डॉट b होता है, राइट। और डिवाइड में क्या हो जाता है, a क्रॉस b हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान है। अब ये a आपकी ये वैल्यू हो गई और ये आपकी b वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो इसको आसान बनाने के लिए स्क्रीन पर अच्छे से दिखेगा, मैं दो दो चीज़ों को एक साथ सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले a डॉट b को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। a डॉट b को अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर a क्रॉस b को सॉल्व कर लेंगे, है ना, ताकि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे। तो a डॉट b को कैसे सॉल्व किया जाता है, आई के फैक्टर को लिख लो। आई के साथ जो कांस्टेंट फैक्टर है, जिससे आई का कांस्टेंट फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है -2, और इधर आई का एक फैक्टर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो -2 का 1 में गुणा कर लिया। फिर j का फैक्टर क्या है, 3 है और इधर 2 है। k का फैक्टर 1 है और कितना है, -4 है। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है ना। और यहाँ पर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। -2 + 6 और -4, क्योंकि यहाँ पर -4 था। अब आप इसको देखेंगे तो ये तो 0 हो गया, मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना। तो आपको यहाँ से तो पता चल गया कि ऊपर 0 है, मतलब डेफिनेटली ये 0 ही होना है ना। तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो कहाँ पर जाता है, 90 पर जाता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन और लेंथी हो सकता था, लेकिन जितना शॉर्ट में आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखो लेंथी कैसे होता, अभी आपने a डॉट b को सॉल्व किया, अब आप बैठ कर क्या करते, a क्रॉस b को सॉल्व करते। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ ताकि इसी तरीके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अभी तो 0 हो गया, इसलिए हमको पता चल गया कि आंसर 0 हो गया, मतलब 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप a क्रॉस b को सॉल्व करने जाते तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ता है इसको। चलिए, इसको आप एक बार से ट्राई करिएगा सॉल्व करने का कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, a क्रॉस b को सॉल्व करने के लिए इसमें अंडर रूट लगता है, जिससे कि 2 का कितना हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, आई के फैक्टर को देखा जाएगा, फिर जे के फैक्टर को देखा जाएगा और फिर के फैक्टर को देखा जाएगा। ठीक है, इंटू बी के फैक्टर को काउंट कर लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट में 2 दूना 4, 3 दिया 9 प्लस 1 और 1 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 4 13, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 14। ठीक है, और यहाँ पर कितना, ये 1 था ना, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 4 20, और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अब दोनों को एक में लिख सकते हैं, 14 × 21, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे अंडर रूट। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो ताकि आसानी हो जाए। 7 दूना 14 और 7 तिया कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 7√6 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 रूट यहाँ पर 6 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने इसको जो पूरा सॉल्व किया था cos थीटा के अंदर, तो ऊपर तो आपका आ गया था 0 और नीचे आ गया आपका 7√6। अब आपको पता है कि वैल्यू वैसे भी क्या होनी है, 0 ही होनी है।
तो 0 की वैल्यू कब होती है, 90 डिग्री पर होती है, तो 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जब ऊपर 0 आ गया तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि आप इसको दूसरे क्वेश्चन में जहाँ पर 0 नहीं होगा और आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से ए क्रॉस बी को सॉल्व किया जाता है ये यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर आप करेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को इंटू कर देंगे, है ना, तो वो आपका ए क्रॉस भी निकल जाएगा। शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कॉस थीटा होता है ए डॉट बी और डिवाइड में हो जाता है ए क्रॉस बी, ठीक है, इस तरीके से। और इसका हमने आंसर क्या निकाला, 90 डिग्री निकाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। हवा में एक समउत्तल लेंस की फोकल लंबाई इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा। बेसिकली आपसे पूछा किसके बारे में गया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा गया, जिसकी दोनों एजेस जो होती है वो इक्वल होती है। इक्विनोक्स समअवतल दर्पण जिसको आप बोलते हैं, समअवतल या समुत्तल हो सकता है, क्वेश्चन में आपसे समुत्तल पूछा गया है, जिसकी दोनों एजेस इक्वल होती है, वो क्या होता है, इक्विनोक्स होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपको बस क्या करना है, एक बार फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ टाइम आपके पास है, आप इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आसान चीज़ ये होती है कि जो दिया हुआ है वो लिख लो। फोकल लंबाई जो है, मतलब एफ जो है किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि आर के बराबर है, ठीक है। स्मॉल आर जैसा आप लिखना चाहें इसको लिख लेना, ठीक है। चलो अब इसको फॉर्मूला लिख देती हूँ, अगर आसानी हो जाएगी इससे सॉल्व करने में। 1/f मतलब जो फोकल लंबाई होती है ना, वो किसके बराबर होती है, म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 1 माइनस R1, 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2 के। अब इसको सॉल्व करिए, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, दैट मीन्स म्यू आपको निकालना है, ठीक है। सॉल्व करिएगा साथ के साथ, नहीं तो सिर्फ देखोगे तो क्वेश्चन तो नहीं बनने वाले हैं। सिर्फ यही कर पाओगे कि थ्योरी कंप्लीट कर पाओगे और क्वेश्चन देखते रह जाओगे, नहीं बनेगा फिर एग्जाम में, ठीक है। तो सॉल्व करते जाइए साथ के साथ। एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिख रही है, ये एफ जो है किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो इसको यहाँ पर 1/r रखा जा सकता है। ये म्यू माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि निकालना है, ठीक है, डेफिनेटली निकालना है। अब हमको पता है कि सम उत्तल लेंस में क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशंस लगेगी। समुत्तल लेंस की बात हो रही है और इसमें एजेस जो होती है हमको पता है इक्वल होती है, ठीक है, दोनों बराबर होती है। तो इसमें जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, और R2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस R के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं इतना बेसिक में नहीं जा रही हूँ कि एक लाइन और पूरा लिखा जाए इसके अंदर कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आप समझते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2/r हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, 2/r हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल यहाँ पर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 = 2 म्यू माइनस 1। तो म्यू माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगी। 3/2 को सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक चीज़ आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि जैसे मैंने इसमें 3 से 4 लाइन कट कर दी, मैंने इधर उधर ले जाने के बाद उसको प्लस माइनस नहीं किया, जिस लाइक 1/2 + 1 मुझे यहाँ पर लिखना था वो मैंने नहीं लिखा। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर नहीं हो पा रही है, टाइम लग रहा है, तो बताना, आगे से हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। एक बार और समझना है, समझ लो। ये इसकी कंडीशन हो गई समुत्तल लेंस की कि R1 R के इक्वल होगा और R2 जो है माइनस R के इक्वल होगा। और क्वेश्चन में दे रखा था F = R, क्योंकि उसकी फोकल लंबाई और वक्रता त्रिज्या। यदि आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ आप इस तरीके से ड्रॉ इसको करेंगे, यहाँ से लाइट जाएगी, है ना, और ये इस तरीके से। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है और इसकी फोकल लंबाई जो है दोनों बराबर है ना, फोकल लंबाई जो इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पर रख दी, ये इस फॉर्मूला के अंदर रख दी और इसको बस सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कुछ चीज़ें यहाँ से हटा दी जाए, ठीक है, ये हटा देते हैं, ओके। आई थिंक डन होगा ये वाली चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। 1.5 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो 9 नंबर का क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के एक सैटेलाइट की समय अवधि 5 घंटा है। सैटेलाइट का टाइम ड्यूरेशन आप समझ रहे हैं, सैटेलाइट, पृथ्वी के ऊपर एक सैटेलाइट लगाया गया है, उसकी जो ड्यूरेशन है
5 घंटा यदि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच के पृथक्करण को पूर्व मान से बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए, मतलब उसकी जो वैल्यू है, सेपरेशन हो जाना मतलब सैटेलाइट जो पृथ्वी की दिशा को छोड़कर बाहर निकल चुका है, राइट। अभी सैटेलाइट क्या कर रहा है, पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन उसकी जो इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, इसको 4 गुना कर दिया जाए तो नया टाइम यहाँ पर क्या होगा, बस इतना ही बताना था। कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करिए, सबसे पहले तो ट्राई करिए पहले सॉल्व करने का। चलो फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, शायद फॉर्मूला यदि याद नहीं आ रहा हो तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। अब अगर इसमें वो 2 सैटेलाइट भी देता तो आप T1 T2 कर लेते, 3 देता तो T1 T2 T3 कर लेते। फिलहाल मुझे ये दिख रहा है सैटेलाइट का ड्यूरेशन 5 घंटा है और इसके बीच का जो पृथक्करण है, जो सेपरेशन है, उसको बढ़ाकर हमने 4 गुना कर दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा फॉर्मूला को एक्सपांड कर दीजिएगा, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला का हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। T1 जो इसका पहला टाइम होगा, है ना। चलिए सॉल्व करिए फटाफट से, क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, समय अवधि कितनी दे रखी है, 5 घंटा दे रखी है। अब हमको क्या बताना है, नई समय अवधि बताना है, मतलब जो नया टाइम है वो बताना है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 डिवाइड बाई R2 के, पहले 1 था, हमको वैल्यू नहीं दे रखी, हमको इसने बोला है कि पहले नॉर्मल था और उसको कितना गुना कर दिया है, 4 गुना कर दिया। या तो आप इसको ऐसे मान लो कि पहले x था, उसको कितना कर लिया, 4x कर लिया है। तो नॉर्मली हम इसको 1 मानते हैं और 1 का 4 गुना 4 मानते हैं ना, तो x नहीं भी मानो तो भी चलेगा। तो पहले कांस्टेंट मान लिया 1 था, अब उसको कितना कर दिया, 4 गुना कर दिया है। तो चलो बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा लिख रही हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है, कैलकुलेशन जो है एक स्क्रीन पर आ पाए। हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट मीन्स T1 डिवाइड बाई T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब। ये स्क्वायर है और ये क्यूब है। T1 की वैल्यू मुझे दिख रही है क्वेश्चन के अंदर 5 है, मैंने 5 लिख दी। T2 डिवाइड में रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। R1 की वैल्यू जो है 1 है और R2 क्या है, उसका 4 गुना है ना, तो ये क्यूब हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस इसको सॉल्व ही करना है। 5 का स्क्वायर 25, T2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको फाइंड आउट करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब मैं ट्राई करूँ यदि इसको सॉल्व करने का, तो T2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 25 इंटू 64, है ना। अब मुझे इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा 25 इंटू 64 के ऊपर। ठीक है, ये 3 अलग अलग पार्टीशन में कर लिया इसको। तो T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू 8, क्योंकि 25 5 का होता है और 64 8 का हो गया स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया, 40। कितने घंटे लगेंगे, नई समय अवधि कितनी होगी, 40 घंटे होगी। ठीक है, पृथक्करण को पूर्वमान से बढ़ाकर 4 गुना कर दिया तो उसकी समय अवधि कितनी बढ़ जाएगी, 40 घंटे यहाँ पर बढ़ जाएगी, है ना। तो कितने घंटे बढ़ी, 40 घंटे बढ़ी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मैं ये मानकर चल रही हूँ ये चीज़ आपको समझ आई है, नहीं तो हम लोग और डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के अंदर। चलिए, सरल लोलक जो सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा किसके आनुपातिक होती है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जस्ट एक फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और करिए आंसर, क्या आप यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या यहाँ पर होना चाहिए। सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा इसके आनुपातिक होती है, किसकी होती है, वेग की होती है, विस्थापन के वर्गमूल की होती है, आयाम के वर्ग की होती है, या फिर बोला गया है केवल एम्पलीट्यूड की होगी। तो हमको पता है कि जो सरल आवर्त दोलक की जो कुल ऊर्जा है, मतलब इसकी जो एनर्जी है, वो किसके प्रोपोर्शनल में जाएगी, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल जाएगी उसके आयाम के। इसका जो फॉर्मूला है आप चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड के क्या हो जाएगी, वर्ग के, तो आयाम के वर्ग के, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यही पूछा गया था। टोटल एनर्जी हमने निकाला, टोटल एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ KA स्क्वायर। A क्या होगा यहाँ पर आपका, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड वर्ग के आयाम के वर्ग के आनुपातिक होती है, K कांस्टेंट मान लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एम द्रव्यमान के एक सैटेलाइट को 2r त्रिज्या वाले कक्ष से 3r त्रिज्या वाले कक्ष में गति कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा। मान लो आपके पास एक सैटेलाइट था, अभी जो जिस अर्थ के अराउंड, या फिर जिस भी बोल सकते हैं कि ग्रह वगैरह के, उपग्रह वगैरह के अराउंड वो मूव कर रहा था,
उसकी रेडियस 2r थी। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अराउंड ये करे, 3r के अराउंड ये मूव करे, तो उसको कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कितनी एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं सबसे पहले। चलिए करिए इसको सॉल्व। क्या होगा, देखो हमने क्या करना है, 2r से 3r करना है, तो एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स E1 माइनस E2। अब आपको बस E का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, E का फॉर्मूला क्या होता है, GMM डिवाइड बाय 2r होता है। बस इसको सॉल्व करना है आपको, E1 और E2 लगाना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। मैं इसको E1 मान लूँ अभी, है ना, फॉर्मूला है तो इसको E1 मान सकते हैं। इसी तरीके से सेम E2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर किया जाए। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, GS। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि E1 भी निकालोगे E2 भी निकालोगे, सेम कांस्टेंट हो जाएंगे ये। ठीक है, GMM 2, और ये कितनी है, 2r वाला है, तो इसको हम लोग 2r कर सकते हैं। r की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 2r दे रखी, कंफ्यूज मत होना, है ना। अब E2 को निकाल लेते हैं, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, 2r। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 3r है, तो यहाँ पर रख लेते हैं GMM 2 इंटू 3r। बस इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। GMM डिवाइड बाय 6r, और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GMM डिवाइड बाय 4r। तो मैंने निकाल ली E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू। अब क्या मैं इसको इसमें पुट करके देख सकती हूँ, डेफिनेटली देख सकती हूँ, ताकि मुझे एनर्जी का डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। GMM 4r में से GMM डिवाइड बाय 6r को माइनस करिए, निकालिए LCM और करिए माइनस। GMM को कांस्टेंट ले लो, r को कांस्टेंट, मतलब एक कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा है, 1/4 माइनस 1/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 है, 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है, 2/24 GMM डिवाइड बाय r। 2/24 कितना होता है, 1/12 होता है। दैट मीन्स GMM डिवाइड बाय 12r आ गया आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और करनी है, ऑप्शन जो कुछ अलग है। नॉर्मली ये क्वेश्चन इस टर्म्स में पूछा जाता है, लेकिन आपके जो ऑप्शन है आपको थोड़े से अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे, ये देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर जो आपने वैल्यू निकाली है वो कैपिटल GMM निकालिए, और आपके आंसर में डिवाइड में आर नहीं है, आपके आंसर में ऊपर आ रहे हैं, मतलब अभी इसमें कुछ वेरिएशन करना है। कैपिटल G को कन्वर्ट करना है हमको स्मॉल g के अंदर, समझ रहे हो। कैपिटल G को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्मॉल g के अंदर, क्योंकि आपने कैपिटल G से निकाला था और ऑप्शन आपको स्मॉल g। बहुत सारी बार बस यही आंसर दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हमको बताया जस्ट स्मॉल g की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है कैपिटल GM डिवाइड बाय r स्क्वायर के। किसके इक्वल होती है, कैपिटल GM डिवाइड बाय r स्क्वायर के। ओके, बस इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ये रिमूव कर दूँ क्या, ये वाला सेक्शन। चलिए सॉल्व किया जाए इसको फिर। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ g की वैल्यू रखनी, बहुत आसान तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है आप सॉल्व के यहाँ पर कर लेंगे। चलिए काम करिए, आप खुद करके देखिए, उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं इसको। एक बार ट्राई करिए, खुद से करने का ट्राई करिए इसको। क्या आंसर आया, जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए थे, डेल ई तक हम लोग पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे, ये रहा डेल ई। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ। इसी से सॉल्व करते हैं। कैपिटल जी की यदि वैल्यू निकालनी हुई तो GR डिवाइड बाय GR स्क्वायर डिवाइड बाय M, ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू। बस इसको मुझे यहाँ पर पुट करना था, GR स्क्वायर डिवाइड बाय M, और बाकी उधर क्या लिखा हुआ है, MM लिखा हुआ है, और ये 12R हो जाएगा। एक M से एक M यहाँ पर कट हो गया। सेकेंड, ये स्मॉल m था, कैपिटल M से कैपिटल M कट हो गया, R से R कट हो गया, तो दैट मीन्स GR बाय 12। ठीक है, और एक M बचा हुआ था आपका स्मॉल वाला। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो लगाया था m और m वाला। ठीक है, एक m से m कट गया तो क्या बचा है, GRM डिवाइड बाय 12। इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, पूरा सॉल्व ना करते हुए फॉर्मूलाज लिख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख रहे थे डेल ई की,
एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे थे, दैट मीन्स E1 माइनस E2। अब E1 का जब आपको सॉल्व करने को बोला गया तो आपने इसका क्या फॉर्मूला लगाया था, GMM डिवाइड बाय 2R। ठीक है, अब इसी को आपने क्या करा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2R दे रखी है, इंटू 2 आपने कर लिया। E2 के लिए आपने सेम चीज़ अप्लाई करी, 2 इंटू 3R कर लिया। ठीक है, अब इस दोनों का डिफरेंस निकाला तो आपका जो डेल E है इसकी वैल्यू क्या आई थी, आपने GMM डिवाइड बाय R को तो कांस्टेंट कर लिया, कॉमन ले लिया, 1/4 माइनस 1/6, 2/12 हुआ था, 2/24 हुआ था, दैट मीन्स 1/12 हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से हटा देना है। डेली की वैल्यू आ गई। अब आपको ऑप्शन में कैपिटल जी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज स्मॉल जी की वैल्यू इक्वल होती है कैपिटल GM डिवाइड बाय R स्क्वायर के। तो यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी GR स्क्वायर डिवाइड बाय M। अब आप बस इसको, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए, GR स्क्वायर डिवाइड बाय M, और नीचे 12R तो दे ही रखा है और ऊपर ये वाला हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 थ्योरी क्वेश्चन है। एक ट्रांसफार्मर का कोर निम्न से लैमिनेटेड होता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर को लैमिनेटेड किया जाता है, क्यों किया जाता है ना, निम्न हेतु मतलब पर्पस क्या है। ठीक है, प्रवाह रिसाव को कम करने के लिए, मतलब उसमें जो फ्लक्स लीकेज होता है उसको रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए, है ना। रिड्यूस द पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट, जो भंवर धाराएं होती है उसके कारण जो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर को, जो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है इस तरीके से, उसको कम करने के लिए, दैट मीन्स एडी लॉस को कम करने के लिए, हिस्टेरिस क्षति को कम करने के लिए, जो हिस्टेरिस लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए, तांबे की क्षति को कम करने के लिए जो लैमिनेटेड किया जाता है उसके पीछे का पर्पस जो होता है, जो एडी करंट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है उसको कम करने के लिए यहाँ पर उसको लैमिनेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थ्योरी क्वेश्चन है। यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, हम सूक्ष्मदर्शी में लाइट रेड कलर डालते हैं ताकि वस्तु अच्छे से दिखे। ठीक है, अगर उसको रिप्लेस कर दिया गया ब्लू लाइट के साथ तो क्या परिवर्तन आएगा, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सी क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, आधी हो जाएगी। देखो हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर रेड से ब्लू को, तो हमारी जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपने मैथ्स में भी काफ़ी बार किया होगा। एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली जो है 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड। The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? मतलब वो एक सेकेंड में कितनी बुलेट यहाँ पर दाग सकता है, कितनी गोलियाँ यहाँ पर दाग सकता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगेगा, न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा, न्यूटन का लगेगा सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम यहाँ पर लगेगा। क्या बोलता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, मोमेंटम के बारे में बताता है, संवेग के बारे में बताता है। F इज इक्वल टू dp डिवाइड बाई dt, ये हो जाएगा। P क्या है हमारा, यहाँ पर मोमेंटम है। ठीक है, अब हमको P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर mnv, है ना। mnv की वैल्यू आपको यहाँ पर m और v की वैल्यू तो दे ही रखी है, बस आप इसको क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। ठीक है, f की वैल्यू क्या बताई हम लोगों ने, dp डिवाइड बाई dt। P क्या है आपका मोमेंटम है, और P की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग mnv होगी। m और v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, बस इसको पुट कर लीजिए। f इज इक्वल टू d mnv डिवाइड बाय dt। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब जो कांस्टेंट है उनको हटा लो, जो कांस्टेंट मतलब जो नंबर्स हैं उनको, उनके ऊपर तो ये अप्लाई होगा नहीं हमारा डिनोमिनेटर और ये वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर f डिवाइड बाय एम वी को तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे dn/dt बचेगा। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, फोर्स कितना है वो ढूंढो, फोर्स कितना है, न्यूटन में होगा 144 न्यूटन। m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, 40 ग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, ताकि आसान हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दे रखा है, 1200 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका हो गया 1200 मीटर प्रति सेकंड। dn/dt की वैल्यू वही निकालना है, प्रति सेकंड कितनी अधिकतम गोलियां दाग सकता है, तो ये आपका नंबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखो ये 12 से कट रहा है 12 बार, 4 से ही कट रहा है 3 बार, तो नीचे मुझे दिख रहा है 3 × 10⁻³ 40 का 1 0 बचा हुआ है, मतलब इसको 10 बोल लूँ मैं। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, और ये बचा हुआ है 100, 1200 का 100। ठीक है, क्योंकि 12 कट हो चुका है।
अब आप देख लीजिए 3 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर +3, ये पूरा कट जाएगा, मतलब क्या बचा हुआ 3, मतलब वो बंदा 1 सेकेंड में 3 गोलियां दाग सकता है। ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ रहे हो? सिर्फ आपको इसमें इसका फॉर्मूला पता होना था, F इज इक्वल टू dp/dt, और P क्या होता है, मोमेंटम संवेग होता है, M N B के इक्वल हो जाएगा। M और V तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, नंबर आपको निकालना है कितनी गोलियां दाग सकता है, बस आपने वैल्यू को पुट कर दिया और आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा एक बार और न्यूमेरिकल मैं आपको करके बता देती हूँ। F डिवाइड बाय MV, F की वैल्यू 144, M आपका 40 है, इंटू 10 टू द पावर -3 करा है, दैट्स वाई वो kg में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख लो ऐसा यूनिट ही दे रखी है 1200 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका 1200 हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो केवल 3 आएगा, मतलब 1 सेकंड में 3 गोलियां उस बंदे के द्वारा दागी जा सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो ये आज के सेशन के लिए इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, इसकी प्रैक्टिस और हम लोग ग्रुप के अंदर कर लेंगे। ओके, सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी को और